हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने फिशर का अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच दोनों को बहुत विस्तार से पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम लोग मुद्रा के मूल्य से संबंधित एक नए सिद्धांत की चर्चा करेंगे और इस सिद्धांत का नाम है मुद्रा मूल्य का आय सिद्धांत या इनकम थियरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह बचत एवं विनियोग का सिद्धांत है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थियरी। तो जैसा कि हम लोग पहले के लेक्चर्स में देख रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि जो मुद्रा की मात्रा है, जो मुद्रा का परिमाण है, वह कीमत स्तर को प्रभावित करता है और इसके साथ साथ मुद्रा का मूल्य भी प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब मुद्रा की मात्रा के कारण मुद्रा का मूल्य प्रभावित होता है और उसका निष्कर्ष यह भी निकला था कि मुद्रा की मात्रा को हम नियंत्रित करके कीमत स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए बाद में, खास करके 1929 में, जिसकी वजह से ये जो धारणा थी वो धारणा टूट गई। तो यदि आपको याद होगा कि 1929 में क्या हुआ था, हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इस बात को पढ़ा था कि 1929 में एक आर्थिक महामंदी आई। ठीक है, आर्थिक महामंदी क्या होती है, मंदी कैसे आई, क्यों आई, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो उसमें एक ये चीज देखी गई कि मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर भी जो कीमत स्तर है, उस कीमत स्तर में कमी हो रही थी, या वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उस मूल्य में कमी आ रही थी। इसलिए जो पहले की विचारधारा थी, जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समर्थक थे, उन समर्थकों के सिद्धांतों की बहुत आलोचना हुई और उसी दौर में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम था J.M. कीन्स, है ना। इसको आप पढ़ भी चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में, J.M. कीन्स का इनकम और एम्प्लॉयमेंट थियरी, है ना। तो J.M. कीन्स ने क्या किया, मुद्रा परिमाण के सिद्धांत को उसने क्रिटिसाइज किया और उसने यह साबित करने का प्रयास किया कि जो कीमत स्तर है वह मुद्रा के परिमाण या मुद्रा की मात्रा से नियंत्रित न हो करके, बल्कि अर्थव्यवस्था में जो होने वाली अन्य घटनाएं हैं, जो अर्थव्यवस्था में जो अन्य चर पाए जाते हैं, जैसे कि आय, है ना, बचत और विनियोग के कारण मुद्रा का जो मूल्य होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कीन्स ने क्या किया, कीन्स ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, है ना। इस किताब में कीन्स ने मुद्रा मूल्य का आय सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने सिद्धांत में उसने ये साबित करने की कोशिश की कि मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर न होकर
जनता की आय, उसकी बचत और अर्थव्यवस्था में होने वाले विनियोग के स्तर पर निर्भर करता है। तो आइए अब बहुत विस्तार से हम इस बात को समझते हैं कि कीन्स ने कैसे अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कीन्स के इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, है ना। कीन्स के जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जो पहली विशेषता है, कीन्स जो कहते थे अपने सिद्धांत में, वह यह कि जो आय और व्यय है, आय और व्यय का निरंतर प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, आय व व्यय का निरंतर प्रवाह होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में जो आय है उसका सही तरीके से प्रवाह होना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि एक अर्थव्यवस्था को अच्छे से फंक्शन करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो इनकम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो पूरी की पूरी इनकम उन्हें खर्च करनी चाहिए, जिससे एक की आय या एक का जो आय है और वह आय को जो खर्च कर रहा है, मतलब एक का व्यय दूसरे की आय बन जाए। जब एक का आय दूसरे के आय के रूप में ट्रांसफर होता है तो वह क्या करता है, फिर अपना पैसा खर्च करने की कोशिश करता है, और जब फिर से वह व्यय करता है तो इसका परिणाम यह होता है कि जो उसका व्यय होता है वो किसी तीसरे व्यक्ति की आय बन जाती है। यदि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम्पल याद होगा तो हम देखते हैं किस तरीके से आय का होता है। तो यहाँ पर उत्पादन जब होता है, उत्पादन से क्या होता है, लोगों को आय प्राप्त होती है और उसी को लोग क्या करते हैं, व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, और फिर उसी व्यय जो होता है, उस व्यय जो है वो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा करता है, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो फिर से लोगों की आय में वृद्धि होगी, और जब आय में वृद्धि होगी तो फिर से व्यय में वृद्धि होगी। मतलब यदि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भी लीकेज ना हो या कोई व्यक्ति बचत ना कर रहा हो तो एक व्यक्ति की आय, उसका जो व्यय है वह दूसरे व्यक्ति की आय बन जाती है ना। और फिर दूसरे व्यक्ति की जो व्यय होगा वो तीसरे व्यक्ति की आय बन जाएगी। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो आय है वो आय एक चक्रीय प्रवाह का रूप ले लेता है। दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता कीन्स के सिद्धांत की है, वह है बचत और विनियोग, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को साम्य की स्थिति में रहने के लिए या अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से फंक्शन करने के लिए यह आवश्यक होता है कि अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर, वो आय, उपभोग और निवेश का योग होती है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जहां पर y क्या है, आय है। ठीक है, इसको समीकरण एक हम कहेंगे। c क्या है, उपभोग है, और आई क्या है, यहाँ पर निवेश है, या कहीं कहीं आपको किताबों में वित्त लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है।
तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू सी प्लस आई। फिर बाद में किन्स ने यह भी कहा कि जो बचत होती है ना, जो बचत होती है वो कुल आय और कुल उपभोग का अंतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर S क्या है, बचत है, Y आप जान ही रहे हैं आय है, और C क्या है, उपभोग है। अर्थात पूरी समूची अर्थव्यवस्था को यदि हम लें तो पूरी जो आय होती है उस आय का जितना हिस्सा उपभोग किया जाता है उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर रीअरेंज कर दें हम इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम जानते हैं कि प्रथम और जो द्वितीय समीकरण है उसको यदि हम कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं y के स्थान पर s प्लस सी लिख सकते हैं। हमने देखा था कि y इज इक्वल टू एस प्लस सी है, तो पहले दूसरे समीकरण को हम पहले समीकरण में सेट करते हैं, तो y के स्थान पर हम s प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो s प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो c और c है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू आई। तो s यहाँ पर क्या है, सेविंग है, और i इन्वेस्टमेंट है, या s बचत है और i निवेश है। तो इस तरीके से कीन्स यह कहते हैं कि जो सेविंग और निवेश है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अब कीन्स साम्य की स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, कि साम्य की स्थिति कैसे निर्धारित होती है। तो साम्य की स्थिति के लिए जैसा कि हमने देखा कि यदि अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर होते हैं तो अर्थव्यवस्था में हमेशा और हमेशा साम्य की स्थिति पाई जाती है। लेकिन S और I में यदि किसी प्रकार का कोई भी असंतुलन पैदा होता है तो यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर, रोजगार के स्तर, आय के स्तर को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ कीन्स ये कहते थे कि वो कीमत स्तर को भी प्रभावित करेगा। और आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब कीमत स्तर प्रभावित होता है तो मुद्रा का मूल्य भी प्रभावित होता है ना। तो संतुलन की जो अवस्था होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था जब इक्विलिब्रियम में होगी तो उसमें जो सेविंग होगी वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। अब क्या होगा यदि इन दोनों में कोई असंतुलन पैदा हो जाए, तो अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे जो कीन्स की मूल बात थी उसके अनुसार या उसके हिसाब से कि कीमत स्तर में परिवर्तन तभी होता है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार का असंतुलन पैदा हो जाए। तो हम देख सकते हैं, हम दो स्थितियां लेंगे। यदि हम देखें पहली स्थिति में कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो असंतुलन है, तो उसमें पहली स्थिति यह हो सकती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से अधिक हो जाए। यदि अर्थव्यवस्था में जो निवेश है वो निवेश बचत से अधिक हो जाए तो उसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह किस तरीके से मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करेगा। तो हम जानते हैं जब निवेश अधिक है तो इसका मतलब जो उत्पादक वर्ग है वो उत्पादक वर्ग अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने के लिए इच्छुक है। लेकिन जो बचत करता है वो क्या कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तुलना में, जिसकी वजह से इन दोनों चरों में असंतुलन पैदा हो जाता है। तो जब निवेश अर्थव्यवस्था में अधिक हो और सेविंग को हम मान लें कि वो कांस्टेंट रहे, वो स्थिर रहे, तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था में जो बेकार साधन पड़े रहेंगे उनको काम मिलेगा। ठीक है, इसका परिणाम यह होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है उस एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी। दूसरा इसका परिणाम होगा जो हमारा आउटपुट है या उत्पादन है उस उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा जो आय है उसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है
और इसका कीमत पर प्रभाव यह होगा कि जो कीमत स्तर है उस कीमत स्तर में वृद्धि होगी। और जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो हम बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि मुद्रा का जो मूल्य होगा उसमें कमी होगी, क्योंकि हमने आपको बहुत शुरुआत में ही बताया था कि वैल्यू ऑफ मनी या मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कीमत स्तर से विपरीत रूप से संबंधित होता है ना। Vm इज इक्वल टू 1/P। तो यदि प्राइस लेवल बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम होती है, यदि प्राइस लेवल कम होता है तो वैल्यू ऑफ मनी या मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट यदि सेविंग से अधिक है, एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, इसके साथ साथ कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। और जब कीमत स्तर में वृद्धि होगी तो इसका परिणाम यह होगा कि जो मुद्रा का मूल्य होगा उस मुद्रा के मूल्य में कमी आएगी। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में कुछ लोग कह रहे हैं। क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पहली स्थिति हमने देख ली कि जब निवेश बचत से अधिक होता है तो क्या होगा। दूसरी एक स्थिति हो सकती है जब निवेश और बचत में असंतुलन पैदा होगा, तो उसकी एक दूसरी स्थिति होगी जो सेविंग है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक हो, है ना। ये भी हो सकता है, हमने अभी देखा था कि इन्वेस्टमेंट जब सेविंग से अधिक हो। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक हो या जो बचत है वह निवेश या विनियोग से अधिक हो। ठीक है, तो बचत जब निवेश की तुलना में अधिक हो जाती है, इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में लोग पैसा अधिक बचा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी तुलना में जो निवेश है उस निवेश की मात्रा सेविंग की तुलना में कम है। तो इसका परिणाम यह होगा कि जब लोग कम खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में कम डिमांड पैदा होगी। जब कम डिमांड पैदा होगी तो इसका परिणाम क्या होगा, जो उत्पादन है उत्पादन में कमी आएगी, एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि जब उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा। जब रोजगार में कमी आएगी इसके साथ साथ आय में भी कमी आएगी। और इसका एक परिणाम और भी होगा कि जो प्राइस लेवल है या जो कीमत स्तर है उस कीमत स्तर में भी हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और जब कीमत स्तर में कमी होगी उसका परिणाम क्या होगा, मुद्रा के मूल्य पर क्या होगा उसका प्रभाव, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा या वैल्यू ऑफ जो मनी है, वैल्यू ऑफ मनी है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये दो स्थितियां हो सकती हैं। तो किन्स ये कह रहे थे कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा या उसके परिमाण से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत के स्तर के माध्यम से मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। अर्थव्यवस्था में साम्य के लिए यह आवश्यक है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के हमेशा बराबर होने चाहिए। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट होगा, प्राइस लेवल होगा वो भी कांस्टेंट होगा, इसलिए जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी स्थिर होगी। लेकिन क्या होगा कि जब इनमें संतुलन पैदा हो जाए तो वैल्यू ऑफ मनी या मुद्रा का मूल्य परिवर्तित तब होगा जब इन दोनों चरों में असमानता पैदा हो जाती है। तो पहली स्थिति में हमने देखा कि यदि इन्वेस्टमेंट सेविंग से अधिक हो, अर्थात अर्थव्यवस्था में विनियोग बचत की तुलना में अधिक हो, तो इससे एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है,
आउटपुट में वृद्धि होती है, इनकम में वृद्धि होती है और फलस्वरूप प्राइस लेवल में भी वृद्धि होती है। और जब प्राइस लेवल में वृद्धि होगी तो वैल्यू ऑफ मनी या जो मुद्रा का मूल्य है उस मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। दूसरी स्थिति में हमने क्या देखा कि यदि सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक हो तो इसका परिणाम होगा कि उत्पादन में कमी होगी, रोजगार में कमी होगी, आय में कमी होगी और इसके साथ साथ जो कीमत स्तर है उस कीमत स्तर में भी कमी आएगी और इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसलिए आय जो सिद्धांत है, मुद्रा मूल्य निर्धारण का जो आय का सिद्धांत है, वह यह कहता है कि मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की मात्रा के कारण परिवर्तन नहीं होता बल्कि बचत और विनियोग के अनुपात में परिवर्तन से होता है। ठीक है, तो चूंकि ये सबसे लेटेस्ट थियरी है मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में, तो इसको हम समझते हैं कि इसकी विशेषता क्या है या अपने ये पिछले जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से किस तरीके से श्रेष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनकम थियरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है यह इससे पहले की जो थियरीज थी उनकी तुलना में क्या है, अधिक व्यापक है। ठीक है, सिद्धांत में व्यापकता पाई जाती है क्योंकि इस सिद्धांत में कीन्स ने केवल मुद्रा की मात्रा के बारे में बात नहीं की है बल्कि यह साबित करने की कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था में जो अन्य चर होते हैं जैसे आय, बचत, विनियोग, उपभोग इत्यादि, ये इन सभी शक्तियों के समन्वित प्रभाव के कारण मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। इस सिद्धांत की दूसरी विशेषता है कि यह बहुत ही व्यवहारिक है और सरल भी है ना। ये प्रैक्टिकल भी है और बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसको हम बहुत सरल तरीके से आसानी से इन चीजों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यह मान सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसके पहले के जो थियरीज थी उनकी तुलना में अधिक व्यापक, व्यवहारिक और सरल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम फिर एक नए सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, वो बिल्कुल नया टॉपिक होगा, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।